हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पीडिया एजुकेशन। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एई का पेपर अनाउंस हुआ है, जिसमें आपका दो पेपर हैं, प्री और मेंस। हम लोग आपका जो है अभी प्री को आपका कवर अप कर रहे हैं, जिसमें टोटल आपका 22 टॉपिक्स हैं। मैं जो आपका टॉपिक आपका कवर अप कराऊंगा वो आपका होगा मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, हम लोग की कोशिश आपका रहेगी कि ये आपका जो प्री का जो पेपर है वो आपका कम से कम टाइम में आपका कवर कर सकें, क्योंकि ये आपका जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है कि अगर आप इस पेपर को क्लियर कर लेते हैं तो आप मेंस देंगे। ठीक है, और इसका मार्क्स जो है आपका ऐड नहीं होगा मेंस के पेपर में, इसीलिए आपको जो है सिर्फ और सिर्फ आपका कोशिश करना है कि कम से कम टाइम में इस पेपर को हम लोग आपका जो है कवर कर लें। ठीक है, तो हम लोग आपका स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सबसे पहले हम लोग आपका जानेंगे कि मेजरमेंट होता क्या है। तो हमने कहा मेजरमेंट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी is essentially an act or the result of comparison between the quantity and a predefined quantity। हमने आपका क्या कहा कि measurement of a given quantity is essentially an act or the result of comparison between the quantity and a predefined standard। हमने आपका यहाँ पर कहा कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी को आपको मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं विथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, कि वो आपका जो ऑब्जेक्ट जिसको आप मेजर कर रहे हैं वो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी से आपका लेस है और ग्रेटर है। तो मेजरमेंट का मतलब सिंपली क्या होता है, कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब जो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा वो आपका एक्यूरेटली डिफाइंड होना चाहिए और साथ ही साथ आपका वो एक्सेप्टेड भी होना चाहिए। तो हमने आपका कहा द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर कंपैरिजन पर्पसेज मस्ट बी एक्यूरेटली डिफाइंड एंड शुड कॉमनली एक्सेप्टेड। जो आपका स्टैंडर्ड हम लोग यूज करेंगे कंपैरिजन के लिए वो आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए और एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेथड ऑफ मेजरमेंट, तो मेजरमेंट आपका जो है हम लोग दो तरह से करते हैं। एक आपका डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट होता है। डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो हमने आपका कहा कि in these methods the unknown quantity is directly compared against a standard। डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जिस क्वांटिटी को आपको मेजर करना है वो डायरेक्टली आपका कंपेयर कर देते हैं किससे, स्टैंडर्ड आप से, और अगर आपका कंपेयर कर देंगे तो वहां से आप पता कर सकते हैं कि वो आपका वैल्यू क्या है। ठीक है, इसमें हम आपका क्या होगा कि अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से तो हो सकता है कि अगर आप जो है उसका रीडिंग प्रॉपरली न ले पाए तो उस केस में क्या होगा, उसका रिजल्ट इनएक्यूरेट आ सकता है या उस रिजल्ट में एरर हो सकता है। तो हमने यहां पर कहा दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट समटाइम प्रोड्यूसेस ह्यूमन एरर्स एंड हेंस गिव्स इनएक्यूरेट रिजल्ट। अगर आपका डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, अगर आप रीडिंग को प्रॉपरली रीड नहीं कर पाएंगे उस केस में हो सकता है कि उसमें आपका इनएक्यूरेसी आए। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट आपका जो है मेथड ऑफ मेजरमेंट हम लोग आपका देखें कि उसमें क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कंपेयर कर देते हैं स्टैंडर्ड से। अब इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में हम लोग किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। हमने यहां पर क्या कहा कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं,
इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं मेजर करने के लिए। नेक्स्ट, दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट एंड मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो आपका क्या होता है, मोर एक्यूरेट और मोर सेंसिटिव होता है, किससे, एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, हम लोग आपका जो है किसी क्वांटिटी को आपका मेजर करना है तो मोस्टली हम लोग आपका क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है वो आपका मोर एक्यूरेट आपका होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने कहा दीज आर मोर प्रेफर्ड ओवर डायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट जो है वो आपका मोर प्रेफर करते हैं डायरेक्ट से, और इसका रीजन यही है कि आपका क्या हो, एक्यूरेसी जो है प्रॉपर हो। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट। अब आपका किसी भी, हमने इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में आपका कहा कि किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं वो आपका क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट। तो हमने यहां पर कहा कि मेजरमेंट आपका जो है सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। तो यहां हमने फर्स्ट कहा कि मेजरमेंट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज अ फिजिकल मीन्स ऑफ डिटरमिनिंग क्वांटिटी और वेरिएबल्स। अगर आप किसी भी क्वांटिटी को आपका मेजर करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का, और वही आपका इंस्ट्रूमेंट बताता है कि उस क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा। तो इंस्ट्रूमेंट आपका, हमने कहा कि इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट मे बी डिफाइंड एज अ डिवाइस फॉर डिटरमिनिंग द वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी और वेरिएबल। हमने आपका क्या कहा कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो डिटरमिन करता है किसको, आपका मेजरिंग क्वांटिटी और वेरिएबल को। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो इंस्ट्रूमेंट आपका जो है जो वैल्यू आपको डिटरमिन करना है उसको आपका क्या करता है, आपका मेजर करता है। तो हमने यहां पर कहा कि एन इंस्ट्रूमेंट मे बी डिफाइंड एज अ डिवाइस फॉर डिटरमिनिंग द वैल्यू और क्वांटिटी और वेरिएबल्स। इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक डिवाइस है जो डिटरमिन करता है क्या, वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी और वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपका जो है कोई भी इंस्ट्रूमेंट ब्रॉडली आपका दो ग्रुप में उसको कैटेगराइज आपका करते हैं। एक आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा आपका होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो हमने यहां पर कहा कि एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बाय डायरेक्टली रिलेटिंग टू द फंडामेंटल फिजिकल प्रिंसिपल्स। हमने आपका क्या कहा कि जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका जो मेजरिंग क्वांटिटी है उसको आपका मेजर करता है बाय कंपेयरिंग विथ आपका जो है इस आपका डायरेक्टली रिलेटिंग टू द फंडामेंटल फिजिकल प्रिंसिपल्स। हमने आपका क्या कहा कि आपका जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली आपका रिलेट करता है टू द फंडामेंटल फिजिकल प्रिंसिपल्स और आपका कांस्टेंट से तब आपका वैल्यू देता है, आपका वैल्यू देता है। इसमें यानी कि आप सिंपली आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई दो आपका चार्ज है, ठीक है, Q1 और Q2, उसके बीच का डिस्टेंस आपका क्या है, R। मुझे आपका फोर्स निकालना है कि इस दोनों के बीच आपका क्या होगा। तो जो स्टैंडर्ड आपका जो है फॉर्मूला है या प्रिंसिपल है उसका हेल्प लेकर अगर हम लोग वैल्यू आपका डिटरमिन करते हैं, जो आपका क्या होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर आप इस प्रिंसिपल का यूज करके फोर्स आपका बिटवीन द टू चार्जेज आपका निकालते हैं तो ये आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो हमने यहां पर आपका कहा कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी को आपका जो है डिटरमिन करता है बाय डायरेक्टली रिलेटिंग टू द फिजिकल प्रिंसिपल्स और कांस्टेंट रेदर देन कंपेयरिंग टू द प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड। ये आपका जो है
प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से आपका कंपेयर नहीं करता है, ये आपका जो स्टैंडर्ड फिजिकल प्रिंसिपल्स है उससे आपका जो है ये वैल्यू फाइंड आउट करता है। दैट मीन्स दिस मीन्स इट inherently provides measurement in terms of basic units such as meters, kilogram, second और derived constant। यानी एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो है वो डायरेक्टली आपका वैल्यू को क्या देता है, इंस्ट्रूमेंट आपका देता है, वो आपका क्या करता है, डायरेक्टली प्रोवाइड करता है कि उसका आपका जो क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या होगा। अब आपका अगर वेट मेजर करते हैं तो किलोग्राम में आपका देगा, लेंथ आपका मेजर करते हैं तो आपका क्या होगा, मीटर में देगा, टाइम मेजर करते हैं तो सेकंड में आपका होगा। These instruments operate based on theoretical relations often rooted in physics and do not rely on external reference for their readings। इसका जो आपका रिजल्ट होता है यानी कि मेजरमेंट होता है वो आपका डिपेंड करता है किस पर, फिजिकल प्रिंसिपल्स पर, जो आपका क्या होता है, बेस्ड होता है फिजिक्स पर, आपका बेस्ड होता है फिजिक्स पर। अगर आपका इस इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल हम लोग लेंगे तो टेंजेंट गैल्वानोमीटर और रिले करंट बैलेंस आपका क्या होता है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होता है, तो फर्स्ट हमने कहा कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो आपका मेजर करता है अननोन क्वांटिटी को बाय यूजिंग फिजिकल प्रिंसिपल्स आपका करता है। ठीक है, जबकि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट आपका वर्क कैसे करता है, तो हमने यहां पर आपका जो है हम लोग पढ़ेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड कैन ओनली बी मेजर्ड by observing the output indicated by the instrument। आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो हमने कहा जिस क्वांटिटी को आपको मेजर करना है अगर आप इंस्ट्रूमेंट में इनपुट में दे देंगे तो उस क्वांटिटी का जो आपका वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है वो डायरेक्टली इंडिकेट होगा, यानी आउटपुट के रूप में आपको जो है इंडिकेट होगा। तो यहाँ हमने कहा कि जिस क्वांटिटी को आपको मेजर करना है वो डायरेक्टली आपका क्या होगा, ऑब्जर्व कर सकते हैं द आउटपुट इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आउटपुट इंडिकेट होगा उसको ऑब्जर्व करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो आपका मेजरिंग क्वांटिटी है उसका वैल्यू क्या होगा। अगर आपका एग्जाम्पल हम लोग लें तो आपका वोल्टमीटर, ग्लास थर्मोमीटर, प्रेशर गेज, ये सारे आपका क्या होते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब आपका देखिए अगर आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्क आपका कैसे करता है, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका जो है कैलिब्रेटेड होता है, यानी आपका डिफाइंड होता है कि उसका वैल्यू क्या होगा, वो आपका स्टैंडर्ड आपका इंस्ट्रूमेंट या आप कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट आपका इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसका वैल्यू डिफाइंड रहता है। तो हमने यहां पर कहा कि दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर कैलिब्रेटेड बाय कंपेयरिंग विथ एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन का मतलब होता है उसको चेक करना कि आपका अगर मान लीजिए कि हम वेट आपका मेजर करते हैं या आपका वोल्टेज मेजर करते हैं तो हमें कितना अमाउंट को आपका जो है 1 वोल्ट कंसीडर करना है, ये आपका कैलिब्रेटेड होता है किससे, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ ऑपरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद आपका पढ़ेंगे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो हमने आपका कहा कि एन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट इज वन in which the output varied continuously with respect to time and bears a constant relation to its input। हमने आपका कहा कि आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में जो आउटपुट आपका मिलता है वो कंटिन्यूअसली वेरी करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम से, और कितना वेरिएशन होगा ये डिपेंड करता है किस पर, इनपुट पर। जैसे आपका जो है अगर एनालॉग आपका वॉच देखें तो उसमें आपका क्या होता है, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड और आपका आवर हैंड होता है, और ये आपका जो है कंटिन्यूअसली वेरी करता है, तभी आपका आउटपुट को क्या करता है,
इंडिकेट करता है। जबकि आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होगा, तो ये आपका जो है अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इज वन इन विच आउटपुट वेरी डिस्क्रीटली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसमें जो आउटपुट है वो डिस्क्रीटली वेरी होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे अगर आपका डिजिटल वॉच हम लोग देखें तो डिजिटल वॉच में अगर आपका जो है टाइम अगर आप देखें, मान लीजिए 10:10 आपका शो कर रहा है, तो इसके बाद आपका क्या होगा 10:11 शो करता है। ऐसा नहीं होता कि वो आपका 10:10 के बाद 0.1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसा आपका शो करता है। तो ये आपका जो रीडिंग होता है इसका आउटपुट जो है वो वेरी करता है डिस्क्रीटली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द वे दे प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ वे प्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट को हम लोग दो ग्रुप में आपका क्लासीफाई करते हैं। एक आपका डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट और दूसरा नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो नाम से ही आपका क्लियर है, डिफ्लेक्शन आपका यानी कि जो आपका क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या होगा, ये आपका इंडिकेट करने के लिए इसमें पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होता है। और आपका कितना डिफ्लेक्शन होगा ये डिपेंड किस पर करेगा, उस क्वांटिटी पर। ठीक है, तो यहां हमने कहा कि डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस a deflection to indicate the measurement of unknown quantity। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आपका क्या करता है, यूज करता है डिफ्लेक्शन को टू इंडिकेट द मेजरमेंट ऑफ अननोन क्वांटिटी। और कितना आपका डिफ्लेक्शन होगा वो डिपेंड करता है उस मेजरिंग क्वांटिटी के वैल्यू पर। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लेंगे तो पीएमएमसी, इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर, मूविंग आयरन, ये सारे आपका इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। नाम से आपका क्या है, नल का मतलब अगर जिस समय पॉइंटर का डिफ्लेक्शन कंप्लीटली आपका बंद हो जाएगा उस समय हम लोग आपका ये मान लेंगे कि आपका वैल्यू क्या हो गया, मेजर हो गया। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन टाइप क्या होगा, तो हमने कहा इन अ नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट a zero or null indication leads to determination of the magnitude of measured quantity। जब आपका नल डिफ्लेक्शन या जीरो आपका डिफ्लेक्शन होता है उस केस में हम लोग आपका क्या करते हैं, ये आपका जो है मान लेते हैं आपका कि क्वांटिटी का वैल्यू क्या हो गया, उस क्वांटिटी का वैल्यू मेजर हो गया, आपका मेजर हो गया। जैसे अगर आपका जो है जनरल आपका जो है वेटिंग आपका मशीन अगर हम लोग आपका देखें जिसमें आपका जो है क्या होता है, इंडिकेटर होता है। और आपका इंडिकेटर अगर आपका होगा, हम लोग जो आपका जनरल आपका वेटिंग मशीन आपका देखते हैं तो उसमें क्या रहता है, एक इंडिकेटर। हमें कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका मेजर करना है, मान लीजिए 1 kg आपका मेजर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरी तरफ आपका ऑब्जेक्ट डालते हैं। ठीक है, जब तक ये ऑब्जेक्ट जो है इस आपका के बराबर आपका नहीं हो जाता है तब तक ये पॉइंटर आपका जो है डिफ्लेक्ट होते रहता है। लेकिन जैसे ही आपका मेजरिंग क्वांटिटी इसके बराबर आपका हो जाएगा तो ये पॉइंटर का डिफ्लेक्शन क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये आपका क्या होगा, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट अगर आप एग्जाम्पल आपका देखें तो यहाँ हमने कहा कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होगा, तो पोटेंशियोमीटर और आपका ब्रिज सर्किट जो होता है वो आपका क्या होता है, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। ब्रिज में अगर आप कहें एसी या डीसी कोई भी अगर आप ब्रिज लेंगे तो आपका क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन पर आपका वर्क करता है। ठीक है, आपका चाहे वो आपका ब्रिज एसी सर्किट का एसी ब्रिज हो या डीसी ब्रिज हो, आप जानते हैं आपका मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रिज सर्किट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है अगर हम लोग कंपेयर करें
नल टाइप इंस्ट्रूमेंट और डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में तो हमने आपका कहा कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर एक्यूरेट देन डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगर आपका एक्यूरेसी की बात करें तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो मोर एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, null type instrument can be highly sensitive as compared with deflection type instrument। आपका null type instrument जो होता है वो highly sensitive होता है as compared to deflection type। और अगर आपका जो है इंस्ट्रूमेंट हाईली सेंसिटिव होगा तो उसका एक्यूरेसी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आर मोर सुटेड फॉर मेजरमेंट अंडर डायनेमिक कंडीशन देन नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। हमने यहां पर आपका क्या कहा कि जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं उसका वैल्यू अगर टाइम के साथ चेंज होता है, उस केस में आपका मोर सुटेबल जो इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर द मेजरमेंट के लिए वो आपका क्या होता है, डिफ्लेक्शन टाइप। मोर आपका सुटेबल होता है डिफ्लेक्शन टाइप। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट सिस्टम। इंस्ट्रूमेंट और आपका मेजरमेंट सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या होगा उसको हम लोग समझेंगे। तो किसी भी आपका इंस्ट्रूमेंट के दो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक आपका स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। हमने आपका क्या कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट सिस्टम आपका क्या होगा, दो, एक आपका स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। फर्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे कि स्टैटिक आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो हमने यहां पर कहा कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट सिस्टम आर दोज दैट मस्ट बी कंसीडर्ड व्हेन द सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर कंडीशन नॉट वेरिंग विथ टाइम। अगर आपका जो है किसी आपका इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिसका वैल्यू टाइम के साथ आपका चेंज नहीं करता है, उस आपका जो है इंस्ट्रूमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें आपका जो है नोन होना चाहिए, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने क्या कहा, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट सिस्टम आर दोज दैट मस्ट बी कंसीडर्ड when the system or instrument used to measure a condition not varying with the time। आपका जो है उस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो आपका जो है उस इंस्ट्रूमेंट का जिसका जो आपका मेजर करता है उस वैल्यू को जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो जो द मेन स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर, जो मेन आपका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपका होता है उसको हम लोग आपका पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका पढ़ेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हमने आपका कहा इट इज द क्लोजनेस विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। एक्यूरेसी आपका क्या कहता है कि मान लीजिए आप किसी वैल्यू को आपका मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए हमें मेजर करना है 5 आपका एम्पियर को, ठीक है, और आपका ये आपका क्या है, ट्रू वैल्यू है, ये आपका क्या है, ट्रू वैल्यू है, और इसको आपका हम लोग मेजर करते हैं किसी आपका इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से। तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट जो आपका वैल्यू मेजर करके देगा वो आपका जो है मेजरमेंट कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू से, वो आपका क्या होता है, एक्यूरेसी। और जितना ज्यादा आपका क्लोज होगा मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू, वो आपका क्या होगा, एक्यूरेसी होगा। तो हमने आपका यहां पर कहा कि इट इज द क्लोजनेस विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग आपका अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू। इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग जो है आपका कितना आपका क्लोज है ट्रू वैल्यू से, ये आपका क्या बताएगा, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है हम लोग आपका डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनएक्यूरेसी और एरर। हमने आपका कहा द एक्यूरेसी कैन बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ इनएक्यूरेसी और लिमिट्स ऑफ एरर। जैसे
एग्जाम्पल अभी हमने कहा कि मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपका यूज कर रहा है, आपका मेजर कर रहा है करंट को। हमें आपका 5 एम्पियर का करंट आपका मेजर करना है, पर ये आपका इंस्ट्रूमेंट आपका कितना एरर आपका प्रोड्यूस कर रहा है। यानी अगर मान लीजिए कि 5 एम्पियर आप मेजर कर रहे हैं और हमें आपका पता है कि इस इंस्ट्रूमेंट का जो आपका एक्यूरेसी है यानी एरर जो प्रोड्यूस करता है वो आपका 1% है, तो ये आपका 5 एम्पियर प्लस माइनस हम लोग क्या लिखेंगे 1 आपका जो है परसेंट। यानी ये आपका क्या होगा, आइदर मेजर कर सकता है 5 एम्पियर प्लस आपका 1% या मेजर कर सकता है 5 एम्पियर माइनस 1%। तो जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो एक्यूरेसी है वो आपका डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनएक्यूरेसी और परसेंटेज ऑफ एरर, परसेंटेज ऑफ एरर। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है, तो हमने यहां पर कहा द एबिलिटी टू ऑब्टेन कंसिस्टेंट रिजल्ट्स अक्रॉस डिफरेंट सेटिंग्स सच एज when experiments are conducted by different people, different laboratories or using different equipment। हमने आपका क्या कहा कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है, आप किसी भी मेथड से आप किसी ऑब्जेक्ट का वैल्यू मेजर कर रहे हैं, चाहे आपका कोई और आपका मेजर करे, यानी नंबर ऑफ आप पर्सन चेंज कर दीजिए या आप इंस्ट्रूमेंट आपका चेंज कर दीजिए, लेकिन आपका उसका वैल्यू जो कंसिस्टेंट आपका रहता है यानी चेंज आपका नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। द एबिलिटी टू ऑब्टेन कंसिस्टेंट रिजल्ट अक्रॉस डिफरेंट सेटिंग्स सच एज व्हेन एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बाय डिफरेंट पीपल। अगर आपका जो है एक्सपेरिमेंट हम लोग आपका कंडक्ट करते हैं बाय डिफरेंट पीपल या डिफरेंट लेबोरेटरीज में या डिफरेंट आपका इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन रिजल्ट आपका क्या रहता है कंसिस्टेंट, तो आपका क्या होगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। नेक्स्ट आपका रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी आपका क्या होता है, तो रिपीटेबिलिटी आपका होता है कि आप किसी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ठीक है, और उसी इंस्ट्रूमेंट से आपका उस वैल्यू को 10 बार आप मेजर करें या 50 बार आप मेजर करें, और वो इंस्ट्रूमेंट एक ही वैल्यू को आपका यानी कि सेम वैल्यू हर बार आपका शो कर रहा है, दैट मीन्स वो आपका क्या होगा उस इंस्ट्रूमेंट का रिपीटेबिलिटी, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा रिपीटेबिलिटी। तो हमने कहा द एबिलिटी टू ऑब्टेन कंसिस्टेंट रिजल्ट्स अंडर द सेम कंडीशन सच एज when the same experiment or test repeated by same person using the same equipment in the same environment। in the same environment यानी इंस्ट्रूमेंट सेम है, इन्वायरमेंट सेम है और सेम आपका पर्सन है, पर हम लोग आपका एक क्वांटिटी को बार बार आपका जो है मेजर कर रहे हैं और हर बार आपका एक ही वैल्यू आपका वो इंस्ट्रूमेंट शो कर रहा है, तो वो आपका क्या बताएगा उस इंस्ट्रूमेंट का रिपीटेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे प्रीसीजन। प्रीसीजन हम लोग आपका क्या पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट का स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने फर्स्ट आपका पढ़ा कि एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, जो आप मेजर कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है, और जितना ज़्यादा आपका क्लोज होगा वो उतना ही एक्यूरेट होगा। उसके बाद हमने आपका कहा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में हमने क्या कहा कि आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट या डिफरेंट आपका पीपल या डिफरेंट प्लेसेस पर आपका क्या कर रहे हैं, किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और उसका वैल्यू आपका क्या है हर आपका स्थिति में सेम रहता है, तो क्या होगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिपीटेबिलिटी में क्या कहा कि हमने कहा कि आपका क्या कर रहे हैं एक वैल्यू को मेजर कर रहे हैं बाई आपका सेम इंस्ट्रूमेंट सेम इन्वायरमेंट बाई सेम पीपल, बट पर डिफरेंट आपका टाइम्स आपका जो है हम लोग मेजर कर रहे हैं और हर बार आपका सेम ही वैल्यू मिल रहा है, तो क्या बताएगा रिपीटेबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे प्रीसीजन। प्रीसीजन क्या होता है, तो इट इज अ मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स। हम लोग आपका किसी क्वांटिटी को आपका क्या कर रहे हैं मेजर कर रहे हैं और उसका वैल्यू बार बार क्या हो रहा है
सेम आपका मेजर आपका हो रहा है। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, उस आपका मेजरिंग क्वांटिटी का प्रीसाइज वैल्यू। क्या कर रहे हैं, हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और बार बार मेजर करने के बाद एक ही वैल्यू आपको मिल रहा है, तो वो आपका क्या होगा, उस मेजरिंग क्वांटिटी का प्रिसाइज वैल्यू। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो वैल्यू आपको मिल रहा है आपका बार बार आपका मेजर करने के बाद वो आपका एक्यूरेट होगा ही। तो आपका अगर आपका जो है प्रिसाइज वैल्यू मिला तो प्रिसीजन आपका किसी भी मेजरमेंट का क्या होता है, एक्यूरेसी को गारंटी नहीं देता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि इट इज अ मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स that is given a fixed value of quantity. Precision is a measure of degree of agreement within a group of measurements. हम लोग आपका किसी मेजरिंग क्वांटिटी से आपका मेजरिंग क्वांटिटी का वैल्यू मेजर कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो आपका जो है नंबर ऑफ आपका हम लोग मेजरमेंट किए, अब उसमें आपका जो आपका किस वैल्यू को हम लोग आपका कंसीडर कर रहे हैं, तो आप उसी वैल्यू को कंसीडर करते हैं जो बार बार आपका क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है बाय डिफरेंट मेजरमेंट से, तो वो आपका क्या होगा, प्रिसाइज वैल्यू होगा उस क्वांटिटी का। नेक्स्ट, प्रिसीजन इज यूज्ड इन मेजरमेंट टू डिस्क्राइब द कंसिस्टेंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। प्रिसीजन आपका क्या बताता है कि आपका जो है जो मेजर आप कर रहे हैं क्वांटिटी का, उसका वैल्यू बार बार के मेजरमेंट के बाद आपका क्या आ रहा है, और जो ज्यादा बार आपका रिप्रोड्यूस होता है वो आपका क्या होगा, प्रिसाइज वैल्यू होगा उस मेजरमेंट का। नेक्स्ट, हाई प्रिसीजन मीन्स अ टाइट क्लस्टर ऑफ रिपीटेड रिजल्ट्स while low precision indicates a broad और स्कैटरिंग रिजल्ट्स। हमने आपका कहा कि हम लोग किसी आपका जो है इंस्ट्रूमेंट से किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, अगर आपका जो है उस मेजरिंग क्वांटिटी का जो वैल्यू आ रहा है वो बार बार आपका एक ही आ रहा है, ठीक है, तो जो ज़्यादा बार आपका रिपीट हो रहा है, क्या कह रहे हैं कि हाई प्रिसीजन मीन्स टाइट क्लस्टर ऑफ रिपीटेड रिजल्ट्स। टाइट क्लस्टर ऑफ रिपीटेड रिजल्ट, उस क्वांटिटी को आपका मेजर कर रहे हैं और बार बार एक ही वैल्यू आपको मिल रहा है, तो आपका क्या होगा, हाईली प्रिसाइज होगा एज कंपेयर टू जिसका वैल्यू बार बार मेजर कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट आपका मिल रहा है, तो वो आपका क्या होगा, स्कैटर्ड रिजल्ट होगा और उसका प्रिसीजन क्या होगा, लो होगा। हमने यहां पर आपका कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए किसी आपका जो है किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आप कोई वैल्यू मेजर कर रहे हैं, जैसे हम लोग आपका मेजर कर रहे हैं 10 आपका एम्पियर, ये आपका क्या है, ट्रू वैल्यू है, और जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मेजर कर रहे हैं वो बार बार मेजर करने के बाद आपका 8 आपका शो कर रहा है, तो ये आपका रिपीटेड रिजल्ट दे रहा है, तो ये आपका क्या होगा, इसका प्रिसाइज, अब आपका 8 अब एक बार दिया 7 एक बार 6, तो इसमें कंसीडर किसका करेंगे, तो ये आपका 8 को कंसीडर कर रहे हैं कि ये रिपीटेड रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन हम लोग आपका जो है इसको आपका क्या देख रहे हैं कि क्या ये वैल्यू आपका ट्रू वैल्यू के आपका इक्वल है, नहीं, इसलिए आपका हमने कहा कि जो आपका वैल्यू मिलता है प्रिसाइज, वो गारंटी नहीं देता है कि वो आपका एक्यूरेट होगा ही। तो हमने कहा प्रिसीजन आर नॉट गारंटी ऑफ एक्यूरेसी। अगर आप किसी मेजरमेंट का जो प्रिसाइज वैल्यू मिला है वो आपका गारंटी नहीं देता है कि वो एक्यूरेट होगा ही, ठीक है। हमने यहां आपका एग्जाम्पल हमने आपका लिखा, अ थर्मोमीटर दैट ऑलवेज रीड्स 98.1 डिग्री फ़ारेनहाइट when measuring a constant temperature has high precision even if the true temperature is 100 degree Celsius, 100 degree Fahrenheit। हमने कहा a thermometer that always reads 98.1 degree Fahrenheit when measuring a constant temperature has high precision even if the true temperature is 100 degree।
अगर आपका क्या है एक 100 डिग्री टेम्परेचर को हम लोग आपका क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, और वो आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो बार बार 98 आपका दे रहा है, 98.1, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका प्रिसाइज वैल्यू होगा उस मेजरिंग क्वांटिटी का या मेजरिंग वैल्यू का, एज कंपेयर टू जो आपका अलग अलग आपका बार बार देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका प्रिसीजन को हम लोग दूसरे तरह से भी आपका डिफाइन कर सकते हैं। प्रिसीजन आपका जो है डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमने आपका कहा प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर आपका क्या होता है, तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिया है कि जैसे देखिए ये 302 आपका वैल्यू है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। 302.10 इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो ये 3, और ये आपका डेसिमल के बाद 2, तो आपका 5। इसमें अगर आपका देखें तो आपका डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो 3 और ये 2, 5, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 5। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 5। ठीक है, हमने आपका कहा कि अगर आपका जो है जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो आपका वैल्यू क्या होता है, हाईली प्रिसाइज होता है। हमने कहा द मोर द सिग्निफिकेंट फिगर द ग्रेटर द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। जितना ज़्यादा आपका प्रिसीजन होगा वो आपका क्या होगा, उतना ही ग्रेटर आपका क्या होगा, मेजरमेंट आपका होगा ऑफ प्रिसीजन। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें, हम लोग आपका एक वैल्यू मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और आपका वैल्यू आया 12.3456 इज मोर प्रिसाइज देन 12.3। अगर आप देखें तो 12.3 आपका जो है जो मेजर हुआ उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, जबकि इसमें आपका जो मेजर हुआ है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो 2, 2, 4, 2, 6, तो इसमें आपका मोर सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये आपका ज़्यादा प्रिसाइज होगा एज कंपेयर टू 12.3, एज कंपेयर टू 12.3। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे सेंसिटिविटी। तो अभी हम लोग आपका बात किए कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी हाई होगा तो जितना आपका हाई होगा उसका जो एक्यूरेसी होगा उतना ही बेटर होगा, उसका एक्यूरेसी क्या होगा, उतना ही बेटर होगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि स्टैटिक सेंसिटिविटी क्या होता है, तो स्टैटिक सेंसिटिविटी जो है वो रेशियो होता है चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। क्या कह रहे हैं, स्टैटिक सेंसिटिविटी जो है वो आपका रेशियो होता है किसका, चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। द सेंसिटिविटी ऑफ an instrument should be high and therefore the instrument should not have a range greatly exceeding the value to be measured। हमने आपका कहा कि अगर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट बेटर क्वालिटी का है तो आपका क्या है, उसका सेंसिटिविटी जो होगा वो आपका हाई होगा, और जितना ज़्यादा आपका सेंसिटिव होगा उसका एरर उतना ही कम होगा, यानी कि एरर जो होगा वो क्या होगा, प्रेस्क्राइब्ड लिमिट में आपका होगा। आपका इनवर्स सेंसिटिविटी कहिए या आपका डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ स्टैटिक सेंसिटिविटी होता है। इनवर्स सेंसिटिविटी और डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ स्टैटिक सेंसिटिविटी। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे स्टैटिक एरर। स्टैटिक एरर, तो हम लोग आपका क्या कर रहे हैं कि अगर आप किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और उसका जो मेजरिंग वैल्यू मिल रहा है और उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है उस दोनों को आप कंपेयर करिए, जो डिफरेंस आपका आएगा वो क्या देगा, एरर। तो हमने यहाँ पर कहा कि द एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एरर। किसी इंस्ट्रूमेंट का क्या आपका एक्यूरेसी होगा ये आपका जो है मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एरर। स्टैटिक एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। हमने आपका क्या कहा कि स्टैटिक एरर आपका क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू
यानी एग्जैक्ट वैल्यू में क्या डिफरेंस है वो आपको क्या देगा, स्टैटिक एरर। हमने यहाँ आपका कहा कि स्टैटिक एरर आपका जो है डेल्टा ए इक्वल टू आपका क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। डेल्टा ए आपको क्या बताएगा, एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर कहिए या सिंपली एरर आपका कहिए या आपका स्टैटिक एरर कहिए। तो डेल्टा ए आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर, और एरर एम आपका क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, और एटी आपका क्या होगा, ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। तो स्टैटिक और एब्सोल्यूट एरर आपका क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग आपका बात करेंगे रिलेटिव स्टैटिक एरर। तो अभी हम लोग आपका क्या देखें, स्टैटिक एरर आपका क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन आपका मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। और रिलेटिव एरर आपका क्या होता है, तो रिलेटिव स्टैटिक एरर इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। हमने क्या कहा कि रिलेटिव स्टैटिक एरर जो है वो रेशियो होती है किसका, एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। यानी रिलेटिव एरर को हम लोग डिनोट किससे कर रहे हैं, एप्सिलॉन आर से, और इसका वैल्यू क्या होगा, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू आपका होगा डेल्टा ए अपॉन ए टी, जहां डेल्टा ए आपका क्या बता रहा है, एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर, और ए टी आपका क्या बता रहा है, ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी ए है जिसका वैल्यू आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज स्टैटिक एरर अगर हम लोग आपका जो है परसेंटेज आपका रिलेटिव आपका परसेंटेज रिलेटिव परसेंटेज आपका रिलेटिव स्टैटिक एरर अगर आपका बात करें तो परसेंटेज ऑफ ईआर आपका जो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए टी इंटू 100। अगर आप इसको चाहें तो दूसरे फॉर्म में हम लोग आपका क्या करते हैं, इसको यूज करके आपका हम लोग अभी आपका पढ़ें कि एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर आपका क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। हम लोग आपका यहाँ पर एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर जो है इसका वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ से अगर आपका देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव स्टैटिक एरर, रिलेटिव स्टैटिक एरर इनटू आपका जो है ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इक्वल टू आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर। तो अगर आप डेल्टा ए का वैल्यू अगर आप रखें एप्सिलॉन आर ए टी इक्वल टू आपका ए मेजर्ड माइनस ए आपका ट्रू, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आपका लेफ्ट साइड आप लाइए ए ट्रू को, तो ये आपका ए ट्रू आपका क्या होगा, तो ये ट्रू आपका होगा इक्वल टू ए मेजर्ड अपॉन 1 प्लस आपका एप्सिलॉन आर। यानी ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जो है वो इक्वल टू होगा किसके, मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी अपॉन आपका 1 प्लस आपका क्या होगा, रिलेटिव स्टैटिक एरर, रिलेटिव स्टैटिक एरर। अब एक आपका जो है टर्म आता है स्टैटिक करेक्शन। स्टैटिक करेक्शन क्या होता है, तो स्टैटिक करेक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा सी से, और ये आपका डिफरेंस होता है किसका, ट्रू वैल्यू ऑफ आपका मेजरमेंट माइनस आपका मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। हमने आपका क्या कहा, ट्रू वैल्यू आपका स्टैटिक करेक्शन क्या होता है, तो ट्रू वैल्यू माइनस आपका मेजर्ड वैल्यू। अगर आप इसको देखें तो हम लोग आपका डेल्टा ए आपका क्या कर रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो आप इसको कह सकते हैं कि स्टैटिक करेक्शन आप करेक्शन क्या होता है, तो आपका माइनस ऑफ एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर। स्टैटिक करेक्शन क्या होता है, माइनस ऑफ एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे लीनियरिटी। तो ये आपका जो है टर्म आपको क्लियर है कि कोई आपका जो है मेजरमेंट या कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आपका लीनियर है, तो लीनियर का मतलब क्या है, अगर आप इनपुट में जितना अमाउंट चेंज कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में या उसके करस्पॉन्डिंग अगर आउटपुट में चेंज आपका होता है तो क्या होगा,
लीनियर आपका होगा। तो हमने आपका कहा इफ द आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू आपका इनपुट देन इट इज कॉल्ड लीनियर। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट का आउटपुट जो है वो डायरेक्टली आपका रिलेटेड है किससे, इनपुट से, तो वो क्या होगा, लीनियर होगा। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द सिस्टम रिक्वायर लीनियर बिहेवियर एज इट इज डिजायरेबल। मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आपका जो है फॉर देयर मेजरमेंट रिक्वायर आपका करता है लीनियर आपका जो है बिहेवियर। ठीक है, तो हमने कहा मोस्ट ऑफ द सिस्टम रिक्वायर लीनियर बिहेवियर एज इट इज डिजायरेबल। एनी डिपार्चर फ्रॉम लीनियरिटी वुड रिजल्ट एरर इन द रीडआउट सिस्टम। हमने आपका कहा कि जो आपका सिस्टम लीनियरिटी को रिक्वायर्ड आपका करता है कि अगर उसका लीनियरिटी आपका क्या होता है, डिग्रेड होता है, तो उस केस में आपका जो मेजरमेंट होगा उसमें एरर प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसका मतलब ये आपका मत समझिएगा कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपका लीनियर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वह इनएक्यूरेट रिजल्ट ही देगा। तो हमने कहा कि बट अ नॉन लीनियर बिहेवियर डज नॉट इसेंशियली लीड टू इनएक्यूरेसी। क्या कहे कि अगर कोई आपका सिस्टम लीनियर होगा डेट मीन्स जितना आप इनपुट में चेंज करेंगे उतना आउटपुट में चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपका कहा कि अगर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसका नीड है लीनियरिटी बिहेवियर, अगर आपका उसका लीनियरिटी डिस्टर्ब आपका होता है तो उस केस में मेजरमेंट में एरर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फर्दर हमने कहा कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है, नॉन लीनियर इन नेचर है, डेट मीन्स इसका ऐसा नहीं है कि वो आपका एक्यूरेसी आपका उसका कम होगा ही। तो हमने वही कहा कि बट अ नॉन लीनियर बिहेवियर डज नॉट इसेंशियली लीड टू इनएक्यूरेसी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्केल रेंज। स्केल रेंज क्या होता है, तो किसी भी आपका जो स्केल का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं स्केल रेंज। हमने क्या कहा, द स्केल रेंज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रीडिंग के बीच जो डिफरेंस आपका होगा वो आपका क्या देगा, स्केल रेंज। स्केल रेंज। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो आप यहाँ पर देखें किसी भी आपका इंस्ट्रूमेंट में जो आपका जो है डिजायर्ड सिग्नल है या आपका सिग्नल विच इज आपका जो है रिक्वायर्ड या आपका जिसको हम लोग को मेजर करना है उसको हम लोग कहते हैं डिजायर्ड सिग्नल या आपका कहेंगे सिंपली सिग्नल। लेकिन जिस सिग्नल की हमें आपका नीड नहीं है फिर भी वो आपका प्रेजेंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट में तो उसको हम लोग कहते हैं नॉइज। वो आपका क्या होगा, नॉइज। तो हमने यहाँ पर कहा नॉइज इज अनवांटेड सिग्नल सुपर इम्पोज्ड अपॉन सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट। नॉइज आपका क्या होता है, एक अनवांटेड सिग्नल है जो सुपर इम्पोज्ड होता है किस पर, सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट पर या आपका जो सिग्नल आपको एक्सेप्टेड है, thereby causing a deviation of the output from its expected value, thereby causing a deviation of the output from its expected value। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट में नॉइज होगा तो उस केस में जो आउटपुट आपको मिलेगा वो एक्सपेक्टेड या आपका ट्रू वैल्यू से डेविएट होगा। ठीक है, the expected value of the output is the one that is obtained only when desired signal or signal of interest is present। expected value हमने क्या कहा, तो वह वैल्यू जब आप उस इंस्ट्रूमेंट में या उस डिवाइस में आपका डिजायर्ड सिग्नल या आपका सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट देते हैं तो जो आपको वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। नेक्स्ट आपका the ratio of desired signal to the unwanted signal is called signal to noise ratio।
आपका सिग्नल टू नॉइस इज कॉल्ड सिग्नल टू नॉइस रेशियो, इज कॉल्ड सिग्नल टू नॉइस रेशियो। हमने आपका यहाँ पर क्या कहा कि रेशियो ऑफ आपका अनवांटेड, आपका डिजायर्ड सिग्नल टू अनवांटेड सिग्नल आपको क्या देगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। फर्दर यहाँ पर हमने कहा सिग्नल टू नॉइज आप दूसरे टर्म में आपका कह सकते हैं सिग्नल पावर अपॉन आपका नॉइज पावर, या आपका हम लोग कह सकते हैं सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट इन वोल्ट्स का स्क्वायर अपॉन अनवांटेड नॉइज इन वोल्ट का स्क्वायर। यानी सिंपली आपका क्या कहेंगे, सिग्नल टू नॉइज आपका क्या होता है, रेशियो होता है डिजायर्ड सिग्नल अपॉन आपका अनवांटेड सिग्नल और अनवांटेड नॉइज। नेक्स्ट हमने आपका यहाँ पर कहा कि अगर आपका किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरमेंट आपका है वो क्या है, हाईली एक्यूरेट है, ये आपका कब होगा, तो जो आपका डिजायर्ड आपका सिग्नल है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और अनवांटेड सिग्नल का वैल्यू क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और अगर आपका ऐसा होगा तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होगा, हाई होगा। तो अगर कोई आपका जो है बेटर क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होगा, हाई होगा। हमने आपका कहा इन एनी मेजरमेंट सिस्टम इट इज डिजायर्ड टू हैव अ लार्ज सिग्नल टू नॉइज रेशियो। दिस कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द सिग्नल लेवल विदाउट इंक्रीजिंग द नॉइज लेवल। हमने आपका कहा कि अगर आपका किसी इंस्ट्रूमेंट का आपका जो है बेटर परफॉर्मेंस होगा तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो हाई होगा, और ये आपका कब होगा, जब उस इंस्ट्रूमेंट का आपका डिजायर्ड सिग्नल क्या हो, हाई हो, और अनवांटेड सिग्नल क्या हो, लो हो। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे हिस्ट्रेसिस। हिस्ट्रेसिस आपका क्या होता है, तो देखिए किसी इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए। मान लीजिए कि हम लोग आपका जो है मेजर कर रहे हैं 10 वोल्ट, ये आपका क्या कर रहे हैं, 10 वोल्ट मेजर कर रहे हैं, और मैं उसको आपका क्या किया कि धीरे धीरे आपका जो मेजर करना है क्वांटिटी उसको आपका बढ़ा रहे हैं। हमने आपका कहा कि ये आपका हम लोग बढ़ाए, ये आपका हमने बढ़ाया, जैसे जैसे आपका ये क्या होगा 10 आ गया। अब हम लोग आपका क्या कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे आपका क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और अगर आपका जो है हमने बढ़ाया तो उसका आपका जो है इंक्रीज आपका जो पाथ हुआ वो क्या था, ऐसे आपका इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, और आपका उस इंस्ट्रूमेंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है आउटपुट, अगर आपका इसी पाथ को ट्रेस नहीं कर रहा है, यानी इसी पाथ को रिपीट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आप क्या कहेंगे, उसमें आपका हिस्ट्रेसिस का प्रॉब्लम है, उसमें आपका हिस्ट्रेसिस का प्रॉब्लम है। तो हमने यहाँ पर कहा कि हिस्ट्रेसिस होता क्या है, तो हिस्ट्रेसिस इज अ फेनोमेना which depicts different output effects when loading and unloading for any system। हमने आपका क्या कहा कि अगर आप किसी सिस्टम में आपको लोड कर रहे हैं, यानी धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, जो आउटपुट मिला उस सिस्टम का आपका जो है जो आपको वैल्यू था उसको धीरे धीरे आपका क्या करिए, अनलोड करिए, और अनलोड करने के बाद जो आउटपुट मिल रहा है अगर वो दोनों डिफरेंट होता है तो वो क्या होगा, हिस्ट्रेसिस होगा। हमने कहा हिस्ट्रेसिस इज अ फेनोमेना which depicts different output effects when loading and unloading for any system। हिस्ट्रेसिस होता क्या है, तो हमने कहा नॉन कोइंसिडेंस ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व। अगर आपका लोडिंग और नॉन आपका अनलोडिंग का जो कर्व है वो आपका क्या है, नॉन कोइंसिडेंस है, तो क्या होगा, हिस्ट्रेसिस आपका फेनोमेना होगा, वो आपका हिस्ट्रेसिस फेनोमेना होगा। जैसे हमने आपका जो है एक एग्जांपल आप लिया है, देखिए हमने आपका फर्स्ट क्या किया, लोड कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, तो आप देखिए इनपुट आपका चेंज कर रहे हैं, मैं आपका इनपुट चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे जैसे हमने इनपुट आपका चेंज किया,
लोडिंग के केस में ये आउटपुट जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे। लेकिन आपका जो है फिर से आप इसको क्या कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं, यानी इसको घटा रहे हैं। जब आप घटाएं और उस समय आपका जो आउटपुट मिल रहा है उसका देखिए पाथ क्या है, अलग है, यानी आपका इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, हिस्टैरिसीस आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमने वही आपका यहाँ पर एग्जाम्पल में आपका लिख दिया है। हमने कहा कंसीडर एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ नो फ्रिक्शन ड्यू टू स्लाइडिंग पार्ट्स। एक इंस्ट्रूमेंट कंसीडर करिए जिसमें आपका जो है स्लाइडिंग पार्ट के कारण कोई आपका एरर नहीं है। ठीक है, हमने कहा कंसीडर एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ नो फ्रिक्शन ड्यू टू स्लाइडिंग पार्ट्स when the input of the instrument is slowly varied from 0 to full scale and then back to 0, its output varies as shown। तो आप यहाँ पर देखिए, आपने इनपुट आपका जो है चेंज किया, लोडिंग के केस में ये आपका कैसे वैरी हो रहा है, और अनलोडिंग आपका सेम क्या कर रहे हैं, इनपुट को आपका घटा रहे हैं, तो उस केस में आपका क्या मिल रहा है, तो ये आपका क्या होगा, हिस्टैरिसीस। ठीक है, the non-coincidence of output when the input is increased and then decreased is an account of internal friction। हमने आपका कहा कि जब आप एक इंस्ट्रूमेंट को लोड कर रहे हैं और आपका अनलोड कर रहे हैं, उस दोनों के केस में जो आउटपुट मिल रहा है वो आपका जो वैरी हो रहा है वो आपका किसके कारण होता है, तो इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के कारण। ठीक है, तो सिंपली आप याद रखेंगे कि हिस्टैरिसीस का मतलब क्या है। तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में इनपुट को आप चेंज कर रहे हैं स्लोली, ठीक है, एक सर्टेन वैल्यू तक, और फिर आपका उसको जो है डिक्रीज करते हैं, और उस केस में जो आउटपुट मिल रहा है तो दोनों आपका जो है कोइंसिडेंस नहीं है, तो क्या होगा, हिस्टैरिसीस। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे डेड टाइम। डेड टाइम क्या होता है, तो हमने कहा डेड टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द मेजरमेंट सिस्टम टू बिगिन टू रेस्पॉन्ड टू अ चेंज इन द मेजरैंड। यानी जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं, अगर उसमें आप चेंज कर रहे हैं और उस चेंज को डिटेक्ट आपका करने में जो आपका टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डेड टाइम। क्या कह रहे हैं, डेड टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द मेजरमेंट सिस्टम, टाइम रिक्वायर्ड बाय द मेजरमेंट सिस्टम टू बिगिन टू रेस्पॉन्ड टू अ चेंज इन द मेजरैंड। यानी कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, आप उस मेजरिंग क्वांटिटी में चेंज लाए, ठीक है, और वो जो चेंज आपका लाए उस चेंज को डिटेक्ट करने में उस इंस्ट्रूमेंट को जो टाइम लगता है उसको हम लोग कहते हैं डेड टाइम। नेक्स्ट, डेड जोन। डेड जोन आपका क्या होता है, तो डेड जोन इज द लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी फॉर विच देयर इज नो आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। डेड जोन आपका क्या होता है, मान लीजिए कि कोई आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज कर रहे हैं हम लोग क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। हमने आपका क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए 5 एम्पियर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि इनपुट को आपका जो है जो भी आपका दिए हैं उसके करस्पॉन्डिंग 5 एम्पियर मेजर हो रहा है। हमने इनपुट में चेंज किया और इनपुट में आपका जो है चेंज किया, अगर हम आपका जो है 5.1 आपका जो है चेंज किए, ठीक है, इनपुट में चेंज किए, और ये जो आपका चेंज है वो आपका डिटेक्ट नहीं हो रहा है, वो आपका क्या हो रहा है, डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आपका 5.2 किए, ये भी आपका डिटेक्ट नहीं हो रहा है, और 5.3 आपका जैसे ही किए ये आपका क्या किया, डिटेक्ट कर लिया वो इंस्ट्रूमेंट। तो हमने आपका कहा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपका लार्जेस्ट कितना आपका चेंज करते हैं जिससे कि उसके आउटपुट में कोई चेंजेज आपका डिटेक्ट नहीं हो रहा है, वो उस इंस्ट्रूमेंट का वो जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, डेड जोन होगा। क्या कह रहा है, डेड जोन इज द लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी फॉर विच देयर इज नो आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट।
फॉर विच देयर इज नो आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आपका हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन। रिजोल्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन, ये आपका क्या होता है, तो हमने यहां पर कहा कि द मिनिमम इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ द इनपुट that is required to cause a detectable change in the output। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट में कितना मिनिमम आप चेंज क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि वह इंस्ट्रूमेंट उस चेंज को डिटेक्ट करता है, वो आपका क्या होगा, उस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, द मिनिमम इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ द इनपुट that is required to cause a detectable change in the output। आपका minimum incremental value of input that cause a change in the output, that value को हम लोग क्या कहते हैं, resolution of the instrument और discrimination। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे, अब तक हमने आपका क्या किया, ये आपका डिस्कस किया जो है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक हमने आपका कहा कि डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेजरमेंट सिस्टम आर दोज दैट मस्ट बी कंसीडर्ड व्हेन द सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अ कंडीशन वेरिंग विथ टाइम। आपका डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वह कैरेक्टरिस्टिक जो आपका इंपॉर्टेंट है कंसीडर करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो आपका मेजर करता है ऐसे आपका वैल्यू को जो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जबकि स्टैटिक क्या था कि अगर आपका जो है मेजरिंग क्वांटिटी का वैल्यू जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग आपका जो है कंसीडर किए थे, उसको कहे स्टैटिक। लेकिन अगर कोई आपका इंस्ट्रूमेंट आपका उस क्वांटिटी को मेजर कर रहा है जो टाइम के साथ चेंज आपका होता है और उसके आपका जो है आपका जो है डिस्कस करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग आपका जो है कंसीडर करते हैं वो क्या होगा, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग आपका फर्स्ट पढ़ेंगे स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स। तो स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स आपका क्या होता है, तो हमने कहा it is defined as the rapidity with which a measurement system responds to change in the measured quantity। अगर आप किसी measured quantity को आपका जो है में जो changes हो रहा है उस change को कितना quickly आपका respond कर रहा है, वो आपका क्या होगा, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स। अब आप यहाँ पर जो मेजर कर रहे हैं वो क्या है, एक आपका ऐसे क्वांटिटी का को मेजर कर रहे हैं जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है और जो आपका चेंजेज हो रहा है उस चेंज को कितना आपका जो है क्विकली रेस्पॉन्ड कर रहा है वो क्या होगा, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे मेजरिंग लैग। मेजरिंग लैग क्या होता है, तो हमने कहा इट इज द रिटार्डेशन और डिले इन द रेस्पॉन्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम टू चेंजेज इन द मेजर्ड क्वांटिटी। अगर आपका जो है मेजर्ड क्वांटिटी में आप चेंज क्रिएट कर रहे हैं और उस चेंज को आपका डिटेक्ट करने में या आपका जो है कितना आपका बाद रेस्पॉन्ड आपका करता है उस आपका जो है चेंज को, वो क्या होगा, उस इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट लैग होगा। उस इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा, मेजरमेंट लैग। हमने क्या कहा, इट इज द रिटार्डेशन और डिले इन द रेस्पॉन्स ऑफ मेजरमेंट। रिटार्डेशन या डिले इन द मेजर आपका रेस्पॉन्स ऑफ मेजरमेंट टू अ चेंज इन द मेजर्ड क्वांटिटी। अगर आप मेजर क्वांटिटी में आपका जो है चेंज क्रिएट कर रहे हैं और कितना आपका जो है डिले के बाद उसका जो है उस चेंज को डिटेक्ट कर पा रहा है या शो आपका कर पा रहा है, वो क्या होगा, मेजरिंग लैग। नेक्स्ट आपका हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक एरर। तो डायनेमिक एरर आपका क्या होता है कि आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है और जो आपका इंडिकेटेड वैल्यू है, डायनेमिक आपका है तो आपका रेस्पॉन्स क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है,
तो आपका इंडिकेटेड वैल्यू और उस समय जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके बीच जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक एरर। डायनेमिक एरर हमने आपका कहा इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी चेंजिंग विथ टाइम एंड वैल्यू इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट। हमने क्या कहा, ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी दैट चेंजेज विथ टाइम। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, डायनेमिक। आपका जो है ट्रू वैल्यू जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसका, और जो इंडिकेट हो रहा है उसके बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं आपका डायनेमिक एरर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे फिडेलिटी। फिडेलिटी ये आपका क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच द मेजरमेंट सिस्टम इंडिकेट्स चेंजेस इन द मेजर्ड क्वांटिटी विदाउट एनी डायनेमिक एरर। विदाउट एनी डायनेमिक एरर। हमने आपका क्या कहा कि फिडेलिटी आपका क्या बताएगा, आपका जो है फिडेलिटी क्या बताता है, तो इट इज डिफाइंड एज डिग्री टू विच अ मेजरमेंट सिस्टम इंडिकेट्स चेंजेज। आपका जो है कितना डिग्री से आपका मेजरमेंट सिस्टम आपका इंडिकेट करता है चेंजेस को इन द मेजर्ड क्वांटिटी, यानी जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं उसका जो वैल्यू आपको मिल रहा है उस दोनों के बीच आपका कितना चेंजेज है वो आपको क्या बताएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच मेजरमेंट सिस्टम इंडिकेट्स द चेंजेज। कितना डिग्री से आपका जो है चेंजेज आपका इंडिकेट कर रहा है इन द मेजर्ड क्वांटिटी, जो क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसका आपका जो है कितना डिग्री से आपका चेंजेज बता रहा है वो आपको क्या बताएगा, फिडेलिटी विदाउट डायनेमिक एरर। तो हम लोग आपका क्या पढ़े कि आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग सिस्टम आपका यूज होता है उसके आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, तो ये कुछ बेसिक आपका हम लोग टर्मिनोलॉजी आपका डिस्कस किए। ठीक है, इसके आगे हम लोग आपका जो है नेक्स्ट आपका जब भी हम लोग आपका लेक्चर लेंगे तो उस समय इसको आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का आपका जो है डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट आपका जो है कमेंट करके कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका यूपीएससी का आपका जो है बैचेज आपका स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन आपका करके आप अपने प्रिपरेशन को जो है और आपका जो है बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।